नमस्कार। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। जोड़ों में दर्द आज एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, जो कि उम्र की सीमा के पार भी है। ये समस्या इसलिए भी गंभीर है क्योंकि हाल ही में इस समस्या से पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिनमें ज्यादा उम्र के लोग तो शामिल थे ही, साथ ही कम उम्र के लोग भी ज्वाइंट पेन के शिकार हो रहे हैं। इसलिए ये समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। लेकिन क्या आप इसके शिकार न हो, इसके लिए तमाम जानकारी आपको जाननी जरूरी है, ताकि आप ज्वाइंट पेन से अपने आप को मुक्त रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। तो कैसे बच सकते हैं आप, साथ ही जॉइंट रिप्लेसमेंट की जो पद्धति है वो क्या है, ये तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर सुशील शर्मा। डॉक्टर सुशील, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार डॉक्टर सुशील, सबसे पहले जॉइंट पेन पे, जॉइंट के रिप्लेसमेंट पर जाएं, लेकिन उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि हड्डियों से जुड़ी ये जो समस्या है, जिसे हम कई बार आर्थराइटिस के नाम से ही जानते हैं, तो वास्तव में आर्थराइटिस है क्या, और क्या इसके लिए कोई उम्र की सीमा होती है? देखिए, आर्थराइटिस एक कॉमन समस्या है, एक कॉमन जॉइंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका एक कॉमन टर्म है। तो आर्थराइटिस बहुत सारे प्रकार की होती है। जो कॉमनेस्ट आर्थराइटिस होती है उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो उम्र दराज व्यक्ति में होती है। ऑन एन एवरेज फीमेल में आफ्टर 50 to 55 ईयर्स और मेल में अबाउट 60 ईयर्स अबोव में ये समस्या हो सकती है। ये एक डीजनरेटिव प्रोसेस है। कोई भी चीज हमारे शरीर की है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका डीजनरेशन होता है, उसका क्षय होता है, और उसी का एक परिणाम होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और उसके अलावा बहुत सारी जो आर्थराइटिस होती है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, हम गठिया बात कॉमनली बोलते हैं, जिसे कि हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, वो उसका उम्र से कोई वास्ता नहीं है। ये किसी भी उम्र के व्यक्ति में हो सकता है। ये जुवेनाइल आर्थराइटिस तो बच्चों में भी हो सकता है, और उसके कारण उसके जोड़ डैमेज हो सकते हैं। उसके अलावा अदर टाइप ऑफ आर्थराइटिस जो होती है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है, रीटर्स आर्थराइटिस होती है, वैसे कई प्रकार की गॉटी आर्थराइटिस होती है, कई प्रकार की आर्थराइटिस होती है, और हर प्रकार की आर्थराइटिस का एक पैथोलॉजिकल फीचर्स अलग अलग होते हैं। उम्र की एक सीमा अलग होती है, मेल फीमेल प्रोमिनेंस अलग अलग होता है। लेकिन सारी प्रकार की आर्थराइटिस का जो एंड स्टेज होता है वो जोड़ों का डैमेज होना। डिफरेंस ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि उम्र दराज व्यक्ति में होती है, और जो अदर टाइप की पैथोलॉजिकल आर्थराइटिस है, डिफरेंस सिर्फ ये मेन होता है कि अर्ली एज में वो चीजें चालू हो जाती है, जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, और उसका इलाज और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट मेन पार्ट होता है। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेडिकल ट्रीटमेंट तो होता ही है, लेकिन जब एंड स्टेज में आर्थराइटिस पहुंचती है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट ही एक रास्ता होता है। जी डॉक्टर सुशील, दो चीजें आपके जवाब से सामने आई, वो ये, एक तो जो उम्र के साथ होना ही है और होता है, जो स्वाभाविक है, जैसा आपने बताया। दूसरा, जिस पर उम्र की कोई सीमा नहीं है, कभी भी किसी को भी हो सकता है, जो कि गठिया बात कह रहे हैं। ये जो उम्र के साथ होता है, लेकिन आजकल हम ये देखते हैं कि ये जो जॉइंट पेन है आज अर्ली एज में भी देखने को मिल रहा है। तो क्या इसके लिए हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान इसके लिए जिम्मेदार है, या हम इसको रोक सकते हैं, उसके लिए हमारी लाइफ स्टाइल जिम्मेदार हो सकती है? देखिए, जो कॉमन जॉइंट्स पेन होते हैं वो हर जॉइंट पेन आर्थराइटिस हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि खान पान, हमारी दिनचर्या, डेफिनेटली इसका एक बहुत मेजर रोल होता है। कुछ प्रकार के जो पेन, जॉइंट्स पेन हो सकते हैं, कॉमनली ऑस्टियोपोरोसिस के कारण भी हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डियों का भुरभुरा होना। तो हड्डियों का भुरभुरा होना बहुत सारे कारणों से हो सकता है। जो एक कॉमन कारण अभी देखने के लिए आ रहा है, तो वायरल फीवर, कोई भी वायरल फीवर होता है उसका सिक्किल होता है कि जॉइंट्स पेन होना, मसल पेन होना। और अभी खासकर कोविड के बाद हमारे पास बहुत सारे मरीज आ रहे हैं जिनको जॉइंट पेन की समस्या, जिनको मसल पेन की समस्या है। लेकिन ये अलग प्रकार है। इसमें जॉइंट का डैमेज होना
एक कॉमन समस्या नहीं होती। तो ये इसका एंड स्टेज अर्थराइटिस में पहुंचना एक कॉमन समस्या नहीं है। दूसरा एक जो कारण होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। हम आजकल की जो दिनचर्या, भागदौड़ की दिनचर्या है, तो लोगों के पास अपने लिए समय नहीं है। जंक फूड के लिए लोग ज्यादा इजी फूड चाहिए, क्योंकि सब इतने बिजी हैं कि घर में एक न्यूट्रिशियस फूड बनाने के लिए किसी के पास समय नहीं है या खाने के लिए समय नहीं है। तो मोस्टली टेक अवे वाला आजकल फैशन है। फूड में ही अगर अपना ध्यान नहीं दिया और हमारा न्यूट्रिशन हमारा प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो बॉडी कैसे नरिश करेगी, हमारी बोन कैसे नरिश करेगी, मसल कैसे नरिश नहीं हो रहा है तो बॉडी कैसे नरिश करेगी, हमारी बोन कैसे नरिश करेगी, मसल कैसे नरिश करेगी, हमारा ब्रेन कैसे नरिश करेगा। तो ये सारी शिक्षा हमको अपने बच्चों को, अपनी जो जनरेशन है डे 1 से ही चालू करनी चाहिए कि न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंस है और एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि एक स्टेज के बाद मे बी आफ्टर 30-35 हर किसी की बॉडी में डिजनरेशन चालू हो जाता है। अगर उससे हमें बचना है तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक अच्छी डाइट और एक्सरसाइज। तो ये एक जो आपने ये तो बचाव की बात है डॉक्टर साहब कि जिनको नहीं हुई है जो तकलीफ, उससे बचा जा सकता है। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाया जाता है और डॉक्टर्स कहते हैं कि रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तो कई बार ये देखा गया है कि लोग इसको इग्नोर करते हैं कि पेन किलर से ये ठीक हो जाएगा। एक डर होता है प्रत्यारोपण को लेकर। आपको लगता है कि डरने की कोई वजह होती है क्या, या एक जॉइंट खराब है तो उसका दूसरे पर भी असर पड़ सकता है अगर आप सर्जरी नहीं कराते हैं तो? देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट मैंने कहा जैसे ये एंड स्टेज अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट है। आज भारत देश में लगभग 1.5 लाख नी रिप्लेसमेंट पर साल पर एनम होते हैं। लगभग 70 से 80 हजार के आसपास हिप रिप्लेसमेंट पर एनम होते हैं। और बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि जिनकी लाइफ डिसेबल हो चुकी है, जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि बाकी शरीर स्वस्थ है। जस्ट बिकॉज उनके हिप जॉइंट खराब हो गया है या नी जॉइंट खराब हो गया है, वो अपना काम, अपनी दिनचर्या, अपना जो ब्रेड एंड बटर अर्न करना है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए तो ये वरदान है। हम पेशेंट आता है अर्थराइटिस का, ऐसा नहीं हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं उसे जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह दे दूं। पहले मेडिकल ट्रीटमेंट हम ट्राई करते हैं, सीरियसली उसको समझाते हैं कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, फिजियोथेरेपी करिए, और कुछ डूज एंड डोंट्स जो स्ट्रिक्टली आप फॉलो कीजिए। तो हो सकता है कि आपकी जो जॉइंट डैमेज हो रहा है बहुत हद तक हम उसको रोक सकते हैं। तो ये एक प्रारंभिक उपचार का तरीका होता है। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में सिकल सेल एनीमिया एक बहुत ही कॉमन समस्या है, जिसके चलते कि जो बोन कैंसर, स्पेशली हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट में एवेस्कुलर नेक्रोसिस होती है और वो खराब हो जाते हैं। तो अभी रिसेंट हमने एक टेक्निक जो बाहर से हमने इजाद की है, हमने जो उसको अडॉप्ट किया है, नॉट इजाद, अडॉप्ट किया है, एक रीग्रो करके एक होता है। आपका हम मरीज का ये ब्लड निकालते हैं, उसको लैब में ग्रो करते हैं। जो उसमें जो सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स होती हैं, वो काफ़ी हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं और मरीज के जो हिप जॉइंट है फिर से इंजेक्ट करते हैं। और बहुत सारे मरीज को हमें को बहुत इंकरेजिंग रिजल्ट मिला। जो जॉइंट डैमेज हो रहे थे, 1 साल बाद हमने फिर से एमआरआई कराया तो बहुत हद तक वो अपनी रिवर्सेबल स्टेज में आ गए। तो ये सब थेरेपी है, ये ट्रीटमेंट है। तो हमारा पहला एम होता है कि नेचुरल जो जॉइंट है उसको प्रिजर्व करके रखना, क्योंकि जो नेचुरल जॉइंट है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। लेकिन अगर जॉइंट पूरी तरह खराब हो चुके हैं, मरीज चलने में असमर्थ है, उसको इतना पेन हो रहा है कि अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग नहीं कर पा रहा है, तो हम डेफिनेटली उसको जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। और आपको ये बता दूं कि जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी है। ये सबसे सफलतम सर्जरीज में होती है। मरीज को हम सेम डे या ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट डे हम उसको चलना चालू करा देते हैं। मरीज 2 से 3 हफ्ते में अपनी पूरी पुरानी दिनचर्या में आ जाता है, 3rd डे डिस्चार्ज कर देते हैं। तो मरीज, बहुत सारे मरीज जो है वो ऐसा लगता था कि उनको कि हम अब हमारे एंड ऑफ लाइफ हो गया। तो लेकिन जब रिप्लेसमेंट के बाद वो फिर से मिलने आते हैं, जो उनके चेहरे की जो स्माइल देखते हैं हम, जो उनका जो सेटिस्फैक्शन देखते हैं, तो हमको खुद बहुत अच्छा महसूस होता है कि हमने इनकी ज़िंदगी में हम कुछ हेल्प कर सके। तो ये एक बहुत सफलतम सर्जरी है और ये हम आखिरी में ही एडवाइस करते हैं, नॉट इन द बिगिनिंग। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर जोड़ प्रत्यारोपण की हम चर्चा करते हैं तो क्या इसके लिए कोई एज लिमिट है कि इस एज तक ही ये किया जा सकता है, उसके बाद नहीं किया जा सकता? कोई उम्र की बंदिश है?
नहीं, ये उम्र की बंदिश नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मरीज की आवश्यकता, नीड क्या है। आज जो सिकल सेल मैंने जो अभी कहा था, कई मरीज आते हैं, मैंने 16 से 17 इयर्स के पेशेंट का हिप रिप्लेसमेंट किया है। 16-17 साल की उम्र, 18 साल की उम्र बहुत कम होती है, लेकिन अगर वो 16-17 साल का बच्चा अगर चल नहीं पा रहा है अपने दर्द के मारे, अपने सिर्फ हिप जॉइंट के प्रॉब्लम के कारण, जो दौड़ सकता है फिर से खेल सकता है, तो ऐसे बच्चे को अगर मैं हिप रिप्लेसमेंट करके फिर से उसको नई जिंदगी दे देता हूँ, फिर से एक लीप ऑफ लाइफ देता हूँ, तो शायद इससे अच्छी गिफ्ट उसकी लाइफ में कोई नहीं हो सकती। और दूसरा व्यक्ति 92 साल का है, 93 साल का है, लेकिन उसकी जो फिजियोलॉजिकल एज है वो एक लगभग 70 से 75 साल की आयु जितनी है। फिजियोलॉजिकल एज, एक क्रोनोलॉजिकल एज, दो चीज मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। क्रोनोलॉजिकल एज वो होती है जो हमारी एक्चुअल नंबर होती है। 1970 में हम पैदा हुए, आज की डेट में हमारी 52 या 51 ईयर्स हो गए। लेकिन जो 50 साल का व्यक्ति या 51 ईयर्स का व्यक्ति भी अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है, डाइट अच्छी ले रहा है, तो हो सकता है कि उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर और बॉडी उसकी एक 35 से 40 साल के यंग व्यक्ति की तरह हो। तो फिजियोलॉजिकल एज जो है वो एक्चुअल क्या दिखती है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो 92 साल का व्यक्ति एक्टिव है और वो अपने काम कर रहा है, अपने बच्चों के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ लाइफ एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसका नी खराब हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को डेफिनेटली मैं उसको एडवाइस करूंगा आप नी रिप्लेसमेंट कराइए। मैंने जो अधिकतम व्यक्ति का रिप्लेसमेंट किया वो 98 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति का हिप रिप्लेसमेंट किया, 93 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति का बायलेटरल नी रिप्लेसमेंट किया है, और दोनों आज बहुत ही अच्छे हैं, आते हैं मुझसे मिलने। तो एक बहुत मुझे सेटिस्फेक्शन होता है कि इस उम्र में भी वो इतने एक्टिव हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है कि कैसे लाइफ को जिया जाए, कैसे लाइफ को एंजॉय किया जाए। डॉक्टर साहब, कोई भी सर्जरी हो उसको लेकर लोगों के बीच में मिथ भी होता है, और कई बार इसी मिथ की वजह से डॉक्टर्स के पास पहुंच नहीं पाते हैं और लंबे समय तक एक दर्द के साथ अपने जीवन को बिता रहे होते हैं। तो कुछ ऐसे मिथ भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन भी सर्जरी जब आती है तो उसको लेकर एक मिथ लोगों के बीच में आता है कि अगर घुटने नकली होंगे तो आप पैर मोड़कर नहीं बैठ सकेंगे, चल नहीं सकेंगे, सीढ़ी नहीं चल सकेंगे, केवल दर्द से ही आराम मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हो सकता है जो मरीज पहुंचकर ठीक हो सकता था उसका भी दिमाग कहीं ना कहीं घूम जाता है। तो मुझे लगता है अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर। डेफिनेटली, यह बात बिल्कुल आपने सच कही कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ये एक लोगों में मिथ रहता है कि अभी तो हम चल रहे हैं, ऑपरेशन के बाद तो ये भी नहीं चल पाएंगे, जबकि वो उनकी जो धारणा इतनी गलत है। मैं बहुत सारे मेरे वीडियोस बने हैं पेशेंट्स के जो खुद अपने बना के भेजते हैं। अभी मैंने एक 25 साल के व्यक्ति का हिप रिप्लेसमेंट किया था जो चल नहीं पा रहा था। अच्छा खासा बेचारा वो खेत में काम करता था, उसको एग्रीकल्चर डिपेंडेंट फैमिली है, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड है लेकिन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। वो खुद अपना एग्रीकल्चर का काम करता था, लेकिन हिप जॉइंट खराब हुई है उसके सिकल सेल एनीमिया के कारण, और मैंने दोनों हिप का रिप्लेसमेंट किया। उसने मुझे कुछ दिन पहले अपना वीडियो भेजा ऑपरेशन के लगभग 1 महीने बाद का, वो ट्रैक्टर चला रहा था। अगर पॉसिबल होता तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करता। और ऐसे ही कई लोग हैं जो घर में बैठे थे, 2 कदम नहीं। अभी हमारे पास एक जबलपुर से एक लेडी आई थी, दोनों नी उसके बुरी तरह खराब थे। लिटरली उसे व्हील चेयर में लाया गया था, 2 लोग उठा के हमारे बेड में उसे रखे, लेकिन सर्जरी के आज टाँका निकालने, आज ही वो स्टिचेस निकालने आई थी। वो खुद से चलती आई बिना स्टिक के, और जो उनके जो चेहरे में कॉन्फिडेंस था वो देखते ही बनता था। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो सर्जरी के पहले नहीं चल पाते थे, जो उनके जोड़ खराब होने के कारण, लेकिन वो बाद में चल पा रहे हैं, बाद में बहुत अच्छे से चल पा रहे हैं, वो 5-5 किलोमीटर का वॉक कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि पहले किसी की सर्जरी हुई, क्योंकि हर किसी सर्जरी का सक्सेस के साथ साथ फेलर भी होता है। तो वो कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका सर्जरी कभी फेल हुआ हो, या उस पुराने एरा में सर्जरी हुई होगी जब वो उतना डेवलप नहीं था। आज जो है जॉइंट रिप्लेसमेंट एक नया एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। मैं नेविगेशन की मदद से करता हूं, जो छत्तीसगढ़ में एक पहला नेविगेशन सेंटर हमारा मेडिशाइन हॉस्पिटल है। तो नेविगेशन की मदद से हम एग्जैक्टली जिस पोजीशन में प्रकृति ने, ईश्वर ने जो जोड़ को जिस पोजीशन में, जिस एनाटॉमिकल पोजीशन में बना के रखा है, उस पोजीशन में हम उसको प्लेस करते हैं, सो दैट उसको पेन खत्म हो जाए। उसकी जो लॉन्गिविटी है जॉइंट की, क्योंकि हम कोई भी जॉइंट लगा रहे हैं, आर्टिफिशियल जॉइंट लगा रहे हैं, उसका एक एज होता है, सर्वाइवरशिप होता है। तो हम अगर
प्रॉपर जैसे नेचर ने लगाया हम उस पोजीशन में ही लगाते हैं तो उसका सर्वाइवरशिप बहुत बढ़ जाता है। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद व्यक्ति चल नहीं पाएगा, बल्कि ये धारणा होनी चाहिए कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद उसको नई जिंदगी मिल जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जॉइंट रिप्लेसमेंट के एरिया में क्या कुछ नया एडवांसमेंट हुआ है, कुछ नई टेक्निक्स आई हैं जिससे सर्जरी और ज़्यादा ईजी हो चुकी है आपके हॉस्पिटल्स में? जी, डेफिनेटली जॉइंट रिप्लेसमेंट या मेडिकल साइंस का ये जैसे एवर चेंजिंग साइंस है। डेली कुछ ना कुछ उसमें नए रिसर्च होते रहते हैं, नए एडिशंस होते रहते हैं। जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो डिलीट होती है, नई टेक्नोलॉजी का आती है। तो इसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट में बहुत अभी नई चीज जो है, बहुत ऐसे रीसेंट एडवांसेस तो नहीं है, बट डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हुआ है कि जो हमने एक नेविगेशन एक हुआ है, रोबोटिक सर्जरी आई है, रोबोट की मदद से जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है। जैसे हम यहाँ नेविगेशन करते हैं तो कुछ रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर्स भी हैं वर्ल्ड में। उसके अलावा नी रिसर्फेसिंग एक नया टेक्नोलॉजी है। जैसे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट हम करते हैं तो दोनों उसके जो है सिरे हमको बदलने पड़ते हैं, लेकिन अगर उसका सिर्फ एक ही सिरा खराब है, क्योंकि जॉइंट रिप्लेसमेंट मतलब पूरा कंप्लीट टोटल नी रिप्लेसमेंट करने की हमको जरूरत नहीं पड़ती। अगर एक ही सिरा खराब है तो हम उसके सिर्फ एक सिरे को ही बदलते हैं, जैसे कि नी रिसर्फेसिंग कहते हैं। तो आगे की सर्जरी बड़ी आसान हो जाती है। अगर हमको कंप्लीट टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट में भी कन्वर्ट करना है तो ये बहुत आसान हो जाता है और उसकी लाइफ हम ज्यादा उसको दे सकते हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरा होता है सरफेस, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद जो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं। जैसे कि मैं आपको ये बताऊं, ये जो है जो सरफेस जो कांटेक्ट में आता है, तो ये सरफेस बहुत सारे मेटल ऐसे नए इजाद हो गए हैं जिसमें कि घर्षण बहुत कम हो गया है, फ्रिक्शन कम हो गया। फ्रिक्शन कम होने के कारण उसकी जो है डीजनरेशन कम हो गया और वो उसकी एजिंग काफी बढ़ गई है। तो हम ये जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद, नी रिप्लेसमेंट के बाद लगभग 20 से 25 साल तक का हम उसको पेशेंट को एश्योरेंस देते हैं। हिप रिप्लेसमेंट के बाद 25 साल का एश्योरेंस देते हैं कि आपके अगर आपने अच्छे से जोड़ का देखभाल की तो 25 साल तक आपके जोड़ आसानी से चल सकते हैं। तो ये नया एडवांसमेंट डेफिनेटली पेशेंट के लिए और हमारी मेडिकल फैटर्निटी के लिए बहुत ही यूजफुल है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि दूसरे स्टेट के भी पेशेंट अब आप लोगों के पास में संपर्क में हैं, सर्जरी के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि क्या कुछ सावधानी रखने की ज़रूरत होती है या डॉक्टर के कांटेक्ट में रखने की ज़रूरत होती है? कैसे मैनेज होता है और क्या सावधानियां होती हैं? देखिए, आजकल तो जमाना है, जो एडवांसमेंट की बात की, शायद पॉइंट मेरा मिस हो गया था, डे केयर सर्जरीज। इवन नी रिप्लेसमेंट को आप डे केयर सर्जरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। सुबह सर्जरी करते हैं, शाम को पेशेंट को छुट्टी कर देते हैं। तो कुछ डेफिनेटली पेन मैनेजमेंट के लिए कुछ उनको हम एक स्पेशल टेक्निक से ब्लॉक लगाते हैं और मरीज को, हमारे सेंटर में तो हमने अभी चालू नहीं किया है, बट वर्ल्ड के बहुत सारे सेंटर में डे केयर सर्जरी चालू हो गई है, क्योंकि बेड की कमी है। बड़े सेंटर जो वेस्टर्न कंट्रीज में बेड्स कम है हॉस्पिटल में, तो वो सुबह ऑपरेट करके शाम को भेज देते हैं। तो डेफिनेटली ऑपरेशन के बाद चाहे नी रिप्लेसमेंट हो चाहे हिप रिप्लेसमेंट हो, हम उनको एक सर्टेन प्रिकॉशंस होते हैं कि आपके जो 3 हफ्ते का एक मॉड्यूल होता है उसका, कि आपको पहले हफ्ते क्या करना है, दूसरे हफ्ते क्या करना है, तीसरे हफ्ते क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इन सब में फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम पेशेंट्स को सलाह दे देते हैं कि आप फिजिकल थेरेपी इस प्रकार से आपको करनी है। आप अगर कोई असिस्ट फिजियोथेरेपी आपको कर सकता है तो बहुत अच्छा है। और ऑपरेशन के 1 हफ्ते बाद मरीज सीढ़ी चढ़ सकता है, मरीज ड्राइव कर सकता है। तो अपनी दिनचर्या में आने में उससे लगभग 10 से 12 दिन में पुनः अपनी वापस दिनचर्या में मरीज आ जाता है। बिल्कुल। तो काफी अहम जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट की आधुनिक तकनीक भी मौजूद है। जरूरत है कि समय पर डॉक्टर के पास पहुंचकर अपना ऑपरेशन कराने के बाद आप सामान्य जिंदगी फिर से जी सकें। नमस्कार।